हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 की पाठ्यपुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय तीसरा है। यहां पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है। अगला है, पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। देखिए, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह को खोदना स्टार्ट करते हैं यानी ड्रिलिंग करते हैं, तो वैसे वैसे अंदर जाने पर टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। और यही रीजन है कि आज तक कोई भी पृथ्वी के अंदर केंद्र तक, इसके क्रोड तक नहीं पहुंच पाया है। सबसे जो गहरा गड्ढा खोदा गया है उसकी भी गहराई 12 किलोमीटर है। जबकि अगर आप पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो पृथ्वी की त्रिज्या 6378 किलोमीटर है। यानी आप देख सकते हैं कि ये इसका 1% भी नहीं है। आज तक सबसे गहरा जो प्रवेदन हुआ है, ड्रिलिंग हुई है, वो आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में हुई है। यानी जो 12 किलोमीटर गहरा जो गड्ढा खोदा गया है, ये आर्कटिक महासागर का एक क्षेत्र है कोला, वहां पर खोदा गया है। क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। यही रीजन है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर हम आज दिन तक नहीं जान पाए। वो प्रत्यक्ष प्रमाण हमें ज्यादा उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ प्रमाण प्रत्यक्ष हमें प्राप्त हो जाते हैं, जैसे जो आपकी क्रियाएं होती हैं, ज्वालामुखी उद्गार या फिर अन्य जो क्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से हमें पृथ्वी के धरातल की अंदर में क्या चल रहा है वो जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है वो सब अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है। यानी प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास उतने ज्यादा उपलब्ध नहीं है। सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। आप ये देखेंगे जो बहिर्जात और अंतर्जात प्रक्रियाएं होती हैं वो लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आंसर है आपका भी केवल सेकंड। देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या की जो लंबाई है, मैंने आपको पहले भी बताया था, नोट्स बनवाए थे तब भी बताया था, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है वहां पर 6378 किलोमीटर दिखाई गई है। जबकि आपकी क्लास 7 की एनसीईआरटी में 6371 लिखा हुआ है। आपकी इस किताब में एक जगह 6370 लिखा है, लेकिन एक इमेज में 6378 किलोमीटर दिखाया गया है। जबकि स्टैंडर्ड बुक को आप चेक करेंगे तो वहां पर त्रिज्या 6378 किलोमीटर ही बताई गई है। तो ये आपका सही है, ये वाला। दूसरा प्रश्न है आपका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में निम्न में से कौन से स्रोत प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। उल्कापिंड, भूकंपीय क्रियाएं, धरातली चट्टान, ज्वालामुखी उद्गार। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने के प्रत्यक्ष स्रोतों में धरातली चट्टानें आ जाती हैं। इसके अलावा पृथ्वी की गहरी खुदाई से प्राप्त पदार्थ आ जाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार आ जाते हैं, यानी जो ज्वालामुखी फटते हैं तो उनसे जो लावा बाहर निकलता है वो भी एक प्रत्यक्ष स्रोत है। तो यहां पर उल्कापिंड और भूकंपीय क्रियाएं ये प्रत्यक्ष स्रोतों में नहीं आते हैं, ये इनडायरेक्ट सोर्सेज बोले जाते हैं। तो यहां पर आपका पूछा गया है कि कौन से सोर्स प्रत्यक्ष नहीं है। उल्कापिंड और भूकंपीय क्रियाएं प्रत्यक्ष नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सेकंड का ए वाला, केवल 1 और 2। तीसरा प्रश्न है आपका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के निम्नलिखित में से कौन से अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। यहां पर पूछा गया है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की जो जानकारी आपको प्राप्त करनी है उसके बारे में यहां पर कौन कौन से इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं वो आपको बताने हैं। भूकंप, उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने के अप्रत्यक्ष स्रोतों में पृथ्वी के आंतरिक पदार्थ के गुणधर्म का विश्लेषण आ जाता है, उल्कापिंड आ जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है और भूकंप आ जाता है। पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की हमें अप्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। तो खनन की क्रियाओं के दौरान पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और दाब में वृद्धि होने लगती है, यानी ज्यादा गहराई पर आप नहीं जा सकते हैं। हालांकि जो आपके उल्कापिंड वगैरह होते हैं वो उल्कापिंड भी हमारे सामने एक अप्रत्यक्ष स्रोत है, क्योंकि जो भी उल्कापिंड होते हैं वो इन ग्रहों के ही टुकड़े होते हैं। और ऐसा माना जाता है जब इन ग्रहों का विकास हुआ है उसी समय ये टुकड़े पृथ्वी से या अन्य पिंडों से अलग हो गए हैं। तो जो उन पिंडों की धातुएं होती हैं, यानी उल्कापिंड वगैरह में जो धातुएं होती हैं, उससे अनुमान लगाया जाता है कि यही इसके कोर में भी होगा। तो उल्कापिंड भी ऐसे करके एक अप्रत्यक्ष स्रोत है।
इसके अलावा आप ये देखेंगे जो समय समय पर भूकंप आते हैं, भूकंपी तरंगें आती हैं, उनसे भी हमें इसकी आंतरिक संरचना को समझने में मदद मिलती है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि पृथ्वी के विभिन्न भागों पर आप ये देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का मान परिवर्तित होता रहता है, यानी ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि आप ये देखेंगे अगर आप स्वतंत्र रूप से कोई चुंबक को लटकाते हैं तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर ठहर जाती है। तो ये सब जो है ये अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला, यानी तीसरे का डी, उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन में कहा गया है गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता रहता है। कारण, पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। देखिए, अगर बात करें कथन और कारण की, तो कथन अपनी जगह सही है और कारण अपनी जगह सही है। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान एक समान नहीं है, यह ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। इसके अलावा पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक कारकों पर निर्भर करती है। इसको ग्रेविटेशनल एनोमली कहते हैं, यानी गुरुत्वीय विसंगति भी कहा जाता है। तो यहां पर कथन अपनी जगह सही है और कारण अपनी जगह सही है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक होता है और कहां पर, भूमध्य रेखा पर कम होता है। देखिए, इसका रीजन ही सबसे बड़ा यह है कि ध्रुव जो है वो केंद्र के पास में है और भूमध्य रेखा की जो मोटाई है वो केंद्र से काफी दूरी पर है। इस वजह से आप ये देखते हैं भूमध्य रेखा पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है और ध्रुवों पर ज्यादा होता है, क्योंकि ध्रुवों के पास पृथ्वी चपटी हुई भी है। तो यहां पर कथन और कारण आपस में मैच नहीं करते हैं, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला। ए और आर दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। पांचवा प्रश्न है आपका, भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला है पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा निकलने के कारण भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। अगला है पृथ्वी का वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर कहलाता है। अगला है सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को अवकेंद्र यानी हाइपोसेंटर पर महसूस किया जाता है। देखिए, भूकंप एक प्राकृतिक घटना है और ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं और ये सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। ऊर्जा कैसे निकलती है इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। जब भ्रंश के किनारे किनारे जो होते हैं वो लॉक हो जाते हैं और जब ये लॉक टूटते हैं तब क्या होता है, अपार ऊर्जा निकलती है और ऐसी ऊर्जा क्या करती है, भूकंप लेकर आती है। तो यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा निकलने के कारण भूकंपी तरंगें आती हैं। अगला है पृथ्वी का वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है वो अधिकेंद्र कहलाता है। देखिए, पृथ्वी का वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है वह उद्गम केंद्र कहलाता है, अधिकेंद्र नहीं कहलाता है, वह उद्गम केंद्र कहलाता है, यानी कि जिसको फोकस भी कहते हैं। जहां से ऊर्जा निकलती है उसको फोकस कहा जाता है या फिर इसको अवकेंद्र भी कहते हैं। इसका एक और नाम है अवकेंद्र, यानी जिसको हाइपोसेंटर भी कहा जाता है, अवकेंद्र या फिर फोकस भी इसको कहा जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। वहीं सबसे पहले भूकंपी तरंगों को यहां पर महसूस किया जाता है वो स्थान एपिसेंटर या फिर अधिकेंद्र कहलाता है, अवकेंद्र नहीं कहलाता है, वो अधिकेंद्र कहलाता है, वह स्थान अधिकेंद्र कहलाएगा। तो यहां पर आपका सेकंड और थर्ड जो है ये गलत है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पांचवें का सी। केवल 2 और 3 कथन गलत हैं, बाद बाकी आपका पहला वाला सही है। देखिए, भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र कहलाता है ये इसके समीप अधिकेंद्र होता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है और अधिकेंद्र जो है वो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है। यानी मान लीजिए अधिगम केंद्र आपका यहां पर है तो 90 डिग्री पर, यानी ये आपका, यानी ये उद्गम केंद्र है, यानी यहां पर ये फोकस है, लिख दे रहा हूं मैं, यहां पर ये फोकस है। तो इसका जो अधिकेंद्र होगा वो यहां पर होगा, बिल्कुल जस्ट ऊपर होगा, यहां पर होगा। अब आप समझ गए होंगे, बिल्कुल 90 डिग्री पर इसका अधिकेंद्र होगा और ये आपका फोकस या उद्गम केंद्र या अवकेंद्र ये वाला होगा। छठवां प्रश्न है आपका, भूकंप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला है सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल और दुर्बल मंडल में आते हैं। अगला है भूकंप मापी यंत्र सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित करता है। देखिए, यहां पर पहला वाला कथन गलत है,
जितने भी आपके भूकंप हैं ये स्थल मंडल में आते हैं, दुर्बल मंडल में नहीं आते हैं। दुर्बल मंडल के बारे में हम जानेंगे। मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है दुर्बल मंडल बोला जाता है। तो भूकंप जो होते हैं वो स्थल मंडल में आते हैं, दुर्बल मंडल में नहीं आते हैं। ये दुर्बल मंडल जो है मेंटल का ऊपरी भाग है ये, तो इसमें नहीं आते हैं, केवल स्थल मंडल में आते हैं। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई तक के भाग को स्थल मंडल में रखा गया है। इन पृथ्वी का जो सरफेस है यहां से नीचे 200 किलोमीटर तक की जो गहराई वाला क्षेत्र है इसको स्थल मंडल बोला जाता है। भूकंप मापी जो यंत्र है सीज्मोग्राफ जिसको कहते हैं, तो ये सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित करता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है, केवल पहला वाला असत्य है, तो आंसर है यहां पर केवल एक। 7वां प्रश्न है आपका, भूकंपीय तरंगों की प्रकृति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं। अगला है भूगर्भिक तरंगों एवं धरातली सेलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण धरातली तरंगें उत्पन्न होती हैं। अगला है अधिक घनत्व वाले पदार्थों में भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक होता है। देखिए बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक तो भूगर्भिक तरंगें और दूसरी आपकी जो होती हैं वो होती हैं धरातली तरंगें। दो प्रकार की तरंगें होती हैं। भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगें कहते हैं। तो पहला वाला कथन यहां बिल्कुल सही है। भूगर्भिक तरंगों और धरातली सेलों के मध्य अन्योन्य क्रिया की वजह से नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, इन्हें धरातली तरंगें कहते हैं। और ये तरंगें धरातली तरंगें जो होती हैं ये धरातल के साथ साथ चलती हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है। तरंगों का जो वेग है ये अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहां पर आपके तीनों ही कथन सही हैं, तो आंसर होगा 7वें का डी, यानी कि उपरोक्त सभी। 8वां प्रश्न है आपका, भूगर्भीय पी तरंगों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पी तरंगें धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पी तरंगों को प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। पी तरंगों की प्रकृति प्रकाश तरंगों जैसी होती है। पी तरंगें ठोस, तरल एवं गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। भूगर्भीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक पी तरंगें और दूसरी एस तरंगें। तो यहाँ पे पी तरंगों के बारे में बात हो रही है। पी तरंगें तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं और धरातल पर सबसे पहले ये पहुंचती हैं। तो यहाँ पर ए वाला कथन सही है। चूंकि धरातल पे सबसे पहले पहुंचती हैं इसलिए इनको प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका बी वाला भी सही है। पी तरंगों की प्रकृति प्रकाश तरंगों जैसी नहीं होती है बल्कि साउंड वेव जैसी होती है, यानी कि ध्वनि तरंगों जैसी इनकी प्रकृति होती है। तो यहाँ पर आपका सी वाला कथन गलत हो जाएगा। पी तरंगें ठोस, तरल और गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। तो यहाँ पर आपका डी वाला कथन सही है। यहाँ पर आपका केवल सी वाला कथन गलत है, तो आंसर है 8वें का सी। 9वां प्रश्न है आपका, भूगर्भीय एस तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है एस तरंगें धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं। अगला है ये तरंगें केवल द्रव पदार्थों के माध्यम से चलती हैं। अगला है एस तरंगें सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं क्योंकि इनसे सेलों का विस्थापन होता है। देखिए अभी हमने जाना था भूगर्भीय तरंगों में पी तरंगें सबसे पहले धरातल पे पहुंचती हैं और इसके बाद एस तरंगें पहुंचती हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ये एस तरंगें जो हैं बाद में पहुंचती हैं इसलिए इनको द्वितीयक तरंगें भी कहते हैं। एस तरंगें केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से चलती हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, यानी कि ये जो आपके सॉलिड जो पदार्थ होते हैं उनके माध्यम से ही ये आगे बढ़ती हैं। एस तरंगें बताया गया कि एस तरंगें ज्यादा विनाशकारी होती हैं क्योंकि इनसे सेलों का विस्थापन होता है। देखिए एस तरंगें इतनी ज्यादा विनाशकारी नहीं होती हैं बल्कि धरातली तरंगें जो होती हैं ये बहुत ज्यादा विनाशकारी होती हैं। ये एस तरंगें नहीं होती हैं बल्कि जो धरातली तरंगें होती हैं वो सबसे ज्यादा विनाशकारी मानी जाती हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन जो है ये गलत हो जाएगा। यहां पर आपका 2 और 3 कथन गलत है। तो यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, केवल 2 और 3, तो आंसर है 9वें का बी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगें भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं। पी तरंगें, एस तरंगें, धरातली तरंगें, भूगर्भीय तरंगें। देखिए धरातली तरंगें जो हैं ये भूकंप लेखी जो होता है इस पर सबसे
एंड में अभिलेखित होती हैं और ये तरंगें ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, इनसे सेल विस्थापित होते हैं और इमारतें गिर जाती हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 10वें का सी वाला। 11वां प्रश्न है आपका, भूकंपीय तरंगों के संचरण के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है पी तरंगों में कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है। अगला है एस तरंगें जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। देखिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। पी तरंगों में कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है और यह संचरण की गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती हैं और दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है, यानी जो शेल होते हैं, चट्टानें जो होती हैं, उनमें संकुचन और फैलाव आपको देखने को मिलता है। या तो वो सेल सिकुड़ जाएंगे या फिर वो फैल जाएंगे। संकुचन और फैलाव आपको देखने को मिलेगा। संकुचन और फैलाव पी तरंगें करती हैं। वहीं एस तरंगें ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन करती हैं। देखिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल, लंबवत। कोई चीज अगर लंबवत है तो ऊर्ध्वाधर बोली जाएगी और कोई चीज कुछ इस तरह से है यानी पड़ी हुई चीज है तो वो हॉरिजॉन्टल बोली जाती है। तो कई बार क्या है आप ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज को भूल जाते हैं। उसका याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूं। देखिए हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे करके बीच में जो एच के बीच में डंडा आ रहा है, इसे समझ लीजिए आप कि ये क्षैतिज की बात हो रही है। और वर्टिकल का जो वी है ये विक्ट्री वाला, तो यहां पर आप लंबवत अगर लंब डालेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये लंबवत यानी कि या फिर ऊर्ध्वाधर की बात हो रही है। तो आप अगर भूल जाते हैं तो ये आपको याद करने की ट्रिक है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को। तो एस तरंगें ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं। ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार या गर्त बना देती हैं, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर तल में ऊपर की ओर कर रही हैं, गति कर रही हैं। तो क्या है, जिस पदार्थ से गुजरती हैं तो उसमें क्या हो जाता है, या तो उभार बन जाता है या फिर क्या होता है, या फिर उसमें गर्त यानी गड्ढा बन जाता है। तो यहां पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वाले कथन की जो विशेषताएं लिखी गई हैं वो वास्तव में पी तरंगों की विशेषताएं हैं, एस तरंगों की नहीं है। एस तरंगों की विशेषताएं ये हैं उभार और गर्त। सेलों में ये उभार या फिर गड्ढा यानी गर्त बनाती हैं। तो ये एस तरंगों की विशेषताएं हैं। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला सही है, तो आंसर है 11वें का ए वाला। 12वां प्रश्न है आपका, भूकंपीय तरंगों के छाया क्षेत्र के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है जिन क्षेत्रों में भूकंपीय तरंगें अभिलेखित हो जाती हैं उन क्षेत्रों को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। अगला है पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। देखिए जो आपका भूकंप लेखी यंत्र होता है ये दूरस्थ स्थानों से, दूरस्थ स्थान जो होते हैं उनसे आने वाली भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहां पर भूकंपीय तरंगें रिकॉर्ड नहीं होती हैं, तो ऐसे क्षेत्र भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है जिन क्षेत्रों में भूकंपीय तरंगें अभिलेखित हो जाती हैं उन क्षेत्रों को भूकंप छाया क्षेत्र कहा जाता है। नहीं, जिन क्षेत्रों में भूकंप तरंगें रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं तो उन क्षेत्रों को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। देखिए ये भी गलत है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र जो है वो पी से ज्यादा बड़ा है, यानी एस तरंगों का छाया क्षेत्र जो है वो पी से काफी बड़ा है। आप ये देख पा रहे हैं एस तरंगों का छाया क्षेत्र यहाँ पर 105 से लेकर पूरा ये विस्तृत है, जबकि पी तरंगों का छाया क्षेत्र 105 अंश और 145 अंश के बीच में विस्तृत है। तो यानी आप ये यहाँ पर इमेज में भी देख पा रहे हैं जो पी तरंगे हैं, पी तरंगों का छाया क्षेत्र बहुत कम है, जबकि एस तरंगों का छाया क्षेत्र काफी ज्यादा है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 12वें का डी वाला, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 13वां प्रश्न है आपका, विभिन्न प्रकार के भूकंप तथा उनके उत्पन्न होने के कारण के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा युग्म सही है। पहला है यहां पर भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरकने से विवर्तनिक भूकंप। अगला है खनन क्षेत्रों में अत्यधिक खनन से विस्फोट भूकंप, परमाणु व रासायनिक विस्फोट से नियात भूकंप। देखिए सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप भी अधिक आते हैं और ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला सही है, भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरकने से विवर्तनिक भूकंप आते हैं। वहीं जो खनन क्षेत्र हैं, यानी यहां पर खनन की क्रियाएं होती हैं, तो खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, इससे हल्के झटके महसूस होते हैं
और इनको नियात भूकंप कहते हैं। ध्यान देना, इनको नियात भूकंप कहते हैं, ना कि विस्फोट भूकंप। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत है। वहीं परमाणु और रासायनिक विस्फोट से कभी कभी भूमि में कंपन होता है और इस तरह के झटकों को विस्फोट भूकंप कहा जाता है, ना कि नियात भूकंप। तो यहां पर आपका सेकंड और थर्ड गलत है, केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है 13 का ए वाला, केवल एक। 14वां प्रश्न है आपका, भूकंपों की माप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। अगला है भूकंपीय आघात की तीव्रता गहनता की मापनी मर्केली के नाम से जानी जाती है। देखिए, भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर और आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। चूंकि रिक्टर स्केल को तो आप रट चुके हैं, आपको क्लास 5 से या क्लास 6 से रटा दिया जाता है कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। लेकिन मर्केली स्केल अगर आपने 11th की किताब पढ़ी है और ढंग से पढ़ी है तभी आपको तैयार होगा। तो कई बार क्या आप देख रहे होंगे बहुत सारे एग्जामों में रिक्टर स्केल की जगह मर्केली स्केल पूछ लिया जाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों पर ही मापा जाता है, रिक्टर पर भी मापा जाता है, मर्केली पर भी मापा जाता है। रिक्टर पर भूकंपीय तीव्रता की माप की जाती है और यहां पर आघात की माप की जाती है कि नुकसान कितना हो रहा है, ये माप मर्केली पर होती है। तो यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। और यहां पर आप देखेंगे जो रिक्टर स्केल है, इस मापनी के अनुसार भूकंप की जो तीव्रता होती है वो 0 से लेकर 10 के बीच में होती है। यानी यहां पर जो स्केल बनाया गया है रिक्टर स्केल के अंतर्गत, वो 0 से 10 के बीच में बनाया गया है। वहीं आघात की तीव्रता को इटली के भूवैज्ञानिक, यानी ये मर्केली जो है ये इटली के भूवैज्ञानिक है, तो इनके नाम से ये जाना जाता है। और ये जो है ये झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी गहनता जो है 1 से लेकर 12 के बीच में रखी गई है। यानी यहां पर इसकी मापनी की जो गहनता है वो 1 से 12 के बीच में रखी गई है। वहीं रिक्टर स्केल की 0 से लेकर 10 के बीच में रखी गई है। तो यहां पर 1 और 2 कथन दोनों ही सही हैं। तो आंसर है आज आपका सी, 1 और 2 दोनों। 15वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन में कहा गया है सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, कारण ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपी तरंगों से उत्पन्न होती हैं। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री स्थल पर हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, वास्तव में ये लहरें हैं जो भूकंपी तरंगों से उत्पन्न होती हैं। तो यहां पर कथन और कारण दोनों सही हैं, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो आंसर होगा 15 का ए वाला। 16वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी की संरचना के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है महाद्वीपों में भूपर्पटी की मोटाई महासागरों की तुलना में कम है। अगला है मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में भूपर्पटी की मोटाई सबसे कम पाई जाती है। अगला है महासागरों के नीचे भूपर्पटी की चट्टानें ग्रेनाइट से निर्मित हैं। देखिए यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। भूपर्पटी की बात कर लें तो भूपर्पटी पृथ्वी का ठोस सबसे भारी भाग है और यह बहुत भंगुर भाग है, यानी इसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम होती है, यानी यहां पर उल्टा लिखा हुआ है। यहां पे बताया गया महाद्वीपों में भूपर्पटी की मोटाई महासागरों की तुलना में कम होती नहीं, महासागरों में कम होती है, ना कि महाद्वीपों में ज्यादा होती है। महासागरों की तुलना में महाद्वीपों में ज्यादा होती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। वहीं मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में जो भूपर्पटी की मोटाई है वो सबसे कम नहीं होती है, बल्कि सबसे अधिक देखने को मिलती है। यानी जो आपका हिमालयी रीजन है वहां पर भूपर्पटी की जो मोटाई है वो लगभग 70 किलोमीटर मोटी है, 70 किलोमीटर से ज्यादा मोटी पाई जाती है। तो यहां पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। अगला वाला है महासागरों के नीचे भूपर्पटी की चट्टानें ग्रेनाइट से निर्मित हैं। देखिए जो महासागरों की तली होती है ये बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है, ध्यान देना, ये बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है। और जो भूपर्पटी का ऊपरी भाग होता है वो आपका ग्रेनाइट से बना होता है। तो यहां पर तीसरा वाला कथन भी गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपके तीनों ही कथन गलत हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 16 का डी वाला, इनमें से कोई नहीं। 17वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी की परतों के मध्य पाई जाने वाली असंबद्धता के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है क्रस्ट तथा मेंटल को एक दूसरे से अलग करने वाली सीमा को मोहो असंबद्धता कहते हैं।
मेंटल तथा कोर को अलग करने वाली सीमा को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। देखिए, जो आपकी असंबद्धता है यानी जिसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ये पृथ्वी की दो परतों के मध्य पाया जाने वाला एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र है जहां पर दोनों परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में आपको दो असंबद्धताएं देखने को मिलेंगी। यानी आपको पता ही होगा, सबसे ऊपरी भाग जो होता है ये क्रस्ट होता है, यानी जो सबसे ऊपरी वाला जो भाग होता है ये क्रस्ट बोला जाता है। इसके नीचे मेंटल होता है और इसके नीचे जो है कोर होती है। तीन भाग हैं। तो एक तो असंबद्धता आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ये वाला रीजन असंबद्ध वाला रीजन है, और एक ये वाला मिलेगा। तो इस वाली असंबद्धता को मोह असंबद्धता कहते हैं। यानी क्रस्ट और मेंटल को एक दूसरे से अलग करने वाली जो सीमा है इसको मोह असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन भी सही है। जो आपकी मेंटल और कोर की जो असंबद्धता है ये वाली है, तो इस सीमा को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है। यहां पर आपका एक और दो दोनों ही सही है। तो आंसर है आज आपका सी, यानी एक और दो दोनों। 18वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी के मेंटल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। पहला है मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। अगला है ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका स्रोत क्रोड है। भूपर्पटी एवं मेंटल मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। देखिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है इसको क्रस्ट कहा जाता है और इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है ये मेंटल बोला जाता है। मैं लिख दे रहा हूं, ये जो पार्ट है ये मेंटल कहा जाता है। इसके नीचे कोर आ जाता है। यहां तक बात क्लियर है। तो अभी हमने जाना था क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है इसको मोह असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। तो मेंटल आपका क्या है, मेंटल मोह असंबद्धता से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक, यहां तक इसकी गहराई कितनी है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक आपका मेंटल पाया जाता है। मेंटल जो है आपके संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का 84% है। मेंटल में अगर हम बात कर लें तो मेंटल का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यानी ये वाला, ये ऊपरी वाला जो भाग है ये दुर्बलता मंडल या फिर इसको एस्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है। और इसकी जो यानी दुर्बलता मंडल की जो सीमा है ये मोह असंबद्धता से लेकर 400 किलोमीटर तक है। यानी इसके नीचे की जो बाद बाकी सीमा रह जाएगी वो 2500 किलोमीटर की रह जाएगी। यानी मोह असंबद्धता और एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल की जो सीमा है मेंटल के भीतर ये यहां तक है। यानी ये जो सीमा है ये आपकी 400 किलोमीटर की सीमा आपकी दुर्बलता मंडल की सीमा है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। यानी ये एस्थेनो शब्द का अर्थ यहां पर दुर्बलता से है, जिसको वजह से इसको एस्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत क्रोड नहीं है बल्कि यही दुर्बलता मंडल है। जो ये दुर्बलता मंडल है यहीं से लावा जो है बाहर निकलकर आता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग, मेंटल मिलकर नहीं, मेंटल तो 2900 किलोमीटर तक है। ध्यान देना, मेंटल तो आप ऐसे देख लीजिए, ये मैं बना दे रहा हूं बॉक्स, मेंटल तो पूरा इतना है। तो भूपर्पटी और मेंटल नहीं, मेंटल का ऊपरी भाग यानी दुर्बलता मंडल और ऊपर ये भूपर्पटी, ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये पूरा मिलकर स्थल मंडल बनाते हैं, ना कि पूरा मेंटल। तो यहां पर तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल पहला वाला सही है। पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है। केवल 2 और 3 कथन असत्य है। तो आंसर है आपका 18 का बी वाला, केवल 2 और 3। 19वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी के क्रोड के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर असत्य है, यानी गलत कौन सा है ये आपको बताना है। पहला है पृथ्वी का बाह्य क्रोड ठोस अवस्था में है तथा आंतरिक क्रोड तरल अवस्था में है। अगला है पृथ्वी का क्रोड निकिल एवं लोहे से बना है। देखिए, पृथ्वी के क्रोड की बात करें तो जो आपकी गुटेनबर्ग असंबद्धता है उसके नीचे का जो भाग है पूरा वो क्रोड का ही भाग यानी कोर या फिर क्रोड का ही भाग है। तो क्रोड में भी आपके 2 पार्ट हैं, एक तो आउटर है यानी एक आउटर वाला पार्ट है और दूसरा इनर वाला पार्ट है, यानी कि एक अंदरूनी भाग है और एक बाहरी भाग है। जो आपका कोर का जो बाहरी भाग है ये आपका तरल अवस्था में है, यानी ये द्रव है, और वहीं इनर पार्ट जो है ये आपका सॉलिड है यानी ठोस है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी कि आप ये देखेंगे कि बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड आपकी ठोस अवस्था में है। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। पृथ्वी का क्रोड जो है ये निकिल और लोहे से मिलकर बना है, इसलिए इसको निफे भी कहा जाता है, यानी इसको निफे कहा जाता है।
तो यहाँ पर आपका केवल सेकंड वाला सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है। केवल पहला वाला असत्य है, तो आंसर है आपका 19 का ए, केवल एक। अब देख लीजिए, आपके सामने मैंने इमेज लगाई है, आपके मन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आप देख पा रहे हैं। देखिए ये जो सीमा है, यानी आप ये जो देख रहे हैं, ये आपका क्या, ये आपका पूरा क्रोड वाला पोर्शन है। पेन चेंज कर लेता हूं मैं। ये पूरा हिस्सा जो है आपका क्रोड वाला है। तो क्रोड का जो आप आउटर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, यानी बाहरी भाग देख रहे हैं, ये द्रव अवस्था में, और जो इनर वाला जो हिस्सा है इसका वो ठोस अवस्था में है। अभी आपका मेंटल वाला भाग है, ये जो भाग आप देख रहे हैं ये मेंटल वाला भाग है। तो मेंटल यहां से लेकर यहां तक है, ये यानी ये 2900 किलोमीटर इसकी गहराई है, ठीक है। वहीं इसके ऊपर वाला जो हिस्सा, ये यहां तक जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये दुर्बलता मंडल में आ जाता है। और ये ऊपर वाला जो भूपरपट्टी और ये वाला हिस्सा मिलकर क्या है, ये दोनों स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। तो आपके मन में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इसको लेकर। बात करते हैं 20वें प्रश्न की। ज्वालामुखी उद्भेदन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बल मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। अगला है, तरल चट्टानी पदार्थ जब मेंटल के ऊपरी भाग में होता है तो इसे मैग्मा कहते हैं। अगला है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन व सल्फर के यौगिक बाहर निकलते हैं। देखिए, ज्वालामुखी जब उद्भेदन होता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बल मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है, यानी जो आपका स्टेनोस्फीयर है, जहां पर आपका तरल अवस्था में जो मैग्मा होता है वो भरा होता है। और जब ज्वालामुखी फटता है तो यहीं से मैग्मा बाहर निकलकर आ जाता है। तो यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बल मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। तरल चट्टानी पदार्थ जब मेंटल के ऊपरी भाग में यानी एस्थेनोस्फीयर में होता है तब वहां पर इसको मैग्मा कहते हैं। और जब ये भूपटल के ऊपर आ जाता है, इन धरातल पर पहुंच जाता है, तो धरातल पर इसका नाम लावा हो जाता है। धरातल पर इसको लावा कहते हैं, यानी जैसे ये जमीन पर पहुंचेगा इसको वहां पर धरातल पर क्या कहेंगे, लावा कहते हैं। और जब तक ये एस्थेनोस्फीयर में होता है, दुर्बलता मंडल में होता है, वहां पर इसको मैग्मा बोला जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है। ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन गैसें भी निकलती हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। तो यहां पर आपके तीनों ही कथन सही हैं। तो आंसर होगा 20 का डी, उपरोक्त सभी। 21वां प्रश्न है आपका, शील्ड के ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी शील्ड ज्वालामुखी के बारे में पूछा गया है। पहला है, पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में ये सबसे विशाल होते हैं। अगला है, हवाई के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। अगला है, ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। देखिए, बेसाल्ट प्रभाव को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल होते हैं। तो यहां पर आपका ए वाला कथन सही है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। तो यहां पर आपका बी वाला भी सही है। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यानी कि यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है और इसी वजह से इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता है। तो यहां पर सी वाला कथन भी सही है। यदि किसी तरह इनकी जो निकास नलिका है, इन निकास नलिका का मतलब वेंट, जहां से आपका तरल मैग्मा बाहर निकल कर आता है, अगर मान लेते हैं इसमें अगर पानी चला जाता है, इसमें अगर बरसात का पानी चला जाता है तो ये और ज्यादा विस्फोटक हो जाते हैं। वैसे कम विस्फोटक होते हैं। ये सील्ड ज्वालामुखी आपके जो है कम विस्फोटक होते हैं। अगर इनके वेंट में पानी चला जाता है तो ये कभी कभी विस्फोटक हो जाते हैं, अन्यथा ये कम विस्फोटक प्रकृति के होते हैं। तो यहां पर आपका डी वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा है भीषण विस्फोटक, नहीं, ये कम विस्फोटक होते हैं। तो यहां पर आपका गलत वाला जो कथन है वो डी वाला है। तो आंसर है किसका, डी वाला। 22वां प्रश्न है आपका, ज्वालामुखी कुंड के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले कम विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। अगला है, इन ज्वालामुखियों में विस्फोट के दौरान विध्वंसक गर्त का निर्माण होता है। इन ज्वालामुखियों को लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार विशाल तथा इनके पास ही स्थित होते हैं। देखिए, पहला वाला कथन गलत है। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले कम नहीं बल्कि सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। सबसे अधिक विस्फोटक आपके ज्वालामुखी कुंड ही होते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब ये ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं। तो यहां पर
सेकंड वाला कथन भी सही है, यानी इन ज्वालामुखियों में विस्फोट के दौरान विध्वंसक गर्त का निर्माण होता है, जैसे नीचे धस जाते हैं तो एक गड्ढा बन जाता है। इन ज्वालामुखियों को लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार काफी विशाल होते हैं और वो इनके पास ही स्थित होते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है। तो यहां पर आपका 2 और 3 कथन सही है, तो आंसर है 22 में का सी, केवल 2 और 3। 23वां प्रश्न है आपका, भारत का दक्कन ट्रैप का सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? सील्ड ज्वालामुखी, प्रवाह ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी या कुंड ज्वालामुखी? बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज्यादातर भाग पाया जाता है, ये बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। तो ये प्रवाह ज्वालामुखी से बना हुआ क्षेत्र है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 23 का बी वाला। 24वां प्रश्न है आपका, ज्वालामुखी उद्गार से बनने वाली सेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? पहला है, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाले लावा के ठंडे होने से आग्नेय सेल बनती है। अगला है, ज्वालामुखी लावा जब धरातल के नीचे ठंडा हो जाता है तब इस दौरान बनने वाले आग्नेय सेल को पातालीय सेल कहते हैं। देखिए, पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेय सेल बनते हैं। लावा ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय सेलों का वर्गीकरण किया जाता है, यानी यह ज्वालामुखी सेल जब धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है तो उसको ज्वालामुखी सेल बोलते हैं। वहीं जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा हो जाता है तो उसको पाताली सेल बोला जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं, तो आंसर है 24 का सी, 1 और 2 दोनों। 25वां प्रश्न है आपका, बैथोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ और फैकोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? ज्वालामुखी, समुद्री जल, भूकंप, हिमस्खलन। देखिए, जब ज्वालामुखी लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियां बनती हैं। तो इनसे बनने वाली जो आकृतियां होती हैं इनको अंतर्भेदी आकृतियां कहते हैं। तो बैथोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ और फैकोलिथ जो है ये ज्वालामुखी से बनने वाली अंतर्भेदी आकृतियां हैं। तो यहां पर सही आंसर है 25 का ए वाला। 26वां प्रश्न है आपका, जब मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही यह धरातल पर प्रकट होते हैं। उपरोक्त विवरण किस ज्वालामुखी स्थलाकृति के संबंध में है? लैकोलिथ, डाइक, फैकोलिथ, बैथोलिथ। देखिए, ये जो विवरण है ये आपका बैथोलिथ के संदर्भ में है। अगर मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए और ये एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है और जब अनाच्छादन की प्रक्रियाएं होती हैं तो इसका ऊपरी पदार्थ हट जाने पर यह धरातल पर प्रकट हो जाता है। ऐसे पिंड ग्रेनाइट के बने होते हैं और इनको बैथोलिथ कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 26 का डी वाला। 27वां प्रश्न है आपका, ज्वालामुखी अंतर्भेदी आकृतियों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए। लावा का क्षैतिज दिशा में तस्तरी के रूप में जमाव फैकुलिथ, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल, लावा का दरारों में धरातल के लगभग समकोण अवस्था में ठंडा होकर दीवार की भांति संरचना डाइक। देखिए, पहला वाला युग्म सुमेलित नहीं है। ऊपर उठते हुए लावा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है और यहां यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यहां पर ये तस्तरी के आकार में अगर ये जम जाए तो इसको फैकोलिथ नहीं बल्कि इसको लेपोलिथ कहा जाता है, यानी इसको लेपोलिथ कहा जाएगा, ना कि फैकोलिथ। तो यहां पर आपका पहला वाला जो है युग्म गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल या सीट कहलाता है और जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले को सीट और घनी मोटाई वाले को सिल कहा जाता है। तो यहां पर सेकंड वाला सही है। अगला वाला यहां पर तीसरा वाला भी सही है। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो दीवार की भांति संरचना बनाता है, इसको डाइक कहा जाता है। तो तीसरा वाला भी यहां पे सही है। यहां पर आपका केवल 2 और 3 सही है, तो आंसर है आपका बी, केवल 2 और 3। 28वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? भूकंपीय तरंगें,
गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वालामुखी, पृथ्वी का चुंबकत्व। देखिए, भूकंपी तरंगें, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का चुंबकत्व, ये तीनों आपके इनडायरेक्ट सोर्स हैं। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के ये इनडायरेक्ट सोर्स हैं। वहीं ज्वालामुखी जो है पृथ्वी की भूगर्भ जानकारी का एक डायरेक्ट सोर्स है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 28 का गा वाला। ये प्रश्न आपकी अभ्यास प्रश्नावली से है। 29वां प्रश्न है आपका, दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? सील्ड, मिश्र, प्रभा, कुंड। दक्कन ट्रैप की सेल समूह बेसाल्ट प्रभा ज्वालामुखी का परिणाम है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 29 का गा वाला, यानी सी वाला। 30वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? ऊपरी व निचले मेंटल, भूपटल व क्रोड, भूपटल व ऊपरी मेंटल और मेंटल व क्रोड। देखिए, भूपटल और ऊपरी मेंटल यानी इसको एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, इनको मिलाकर आपका स्थल मंडल बनता है। तो यहां पर आपका 30 का ग वाला। 31वां प्रश्न है आपका, निम्न में भूकंप तरंगें चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं? पी तरंगें, एस तरंगें, धरातली तरंगें या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, पी तरंगें जो हैं ये चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 31 का वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।